माओ ने कहा था राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन ये चीन नहीं है, ये महात्मा गांधी का भारत है जहां सत्याग्रह से आजादी मिलती है। ये लोकतांत्रिक देश भारत है जहां जनता का वोट प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव करता है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बदनाम करने वाली चुनावी हिंसा आज क्यों हुई? आज की दस्तक में मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। 8 महीने बाद विधानसभा चुनावों के लिए तैयार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण के प्रयास, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं सामने आई। आरोप है पुलिस अधिकतर जगहों पर कार्रवाई कम करती दिखी, मूक दर्शक बनी, अधिक नजर आई। चुनाव में हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा मिलना जनता के लोकतंत्र पर भरोसे को कमजोर करता है। इसीलिए आज हमने सबसे पहले इसी मुद्दे पर दस्तक देना जरूरी समझा है। बलिया के ब्लॉक में प्रत्याशी किया जा रहा है। जबरदस्ती कभी तो ये कहानी है डेमोक्रेसी इंडेक्स के पन्नों में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के खांचे में खड़े किए गए भारत की। ये कहानी है दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर 167 देशों के बीच 53वें नंबर पर खड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जहां ब्लॉक प्रमुख की चुनावी प्रक्रिया में गोली चलती है, बम फूटते हैं। एब्सोल्यूट पावर यानी वर्चस्व का ऐसा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी का हो रहा है, जहां सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष के समर्थकों के बीच पहले झड़प होती है, फिर पहले गोली चलने की आवाज आती है। पुलिस थोड़ा हिम्मत दिखाकर लाठी पटकती है, तब तक इतनी गोली और देसी बम चलने लगते हैं कि पुलिस वाले ही अपनी प्राण रक्षा में किनारे खिसक लेते हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, जहां नामांकन स्थल के पास ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सीतापुर में बम फूट रहे हैं। और ये गोली बम उत्तर प्रदेश में उन चुनावों के नामांकन में चल रहे हैं जिनके भरोसे गांवों को मजबूत करने की संकल्पना महात्मा गांधी ने की। और ऐसा एक नहीं, कई जिलों में होता है जहां गुंडागर्दी के सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाशबीन नजर आती है। यूपी के फतेहपुर का ये वीडियो सबूत है, जहां आरोप है कि बीजेपी के समर्थक विरोधी उम्मीदवार के प्रस्तावक को पुलिस के सामने ही खींचकर बाहर ले जाना चाहते हैं। पुलिस खड़ी है, विरोधी समर्थक को छुड़वाती है, लेकिन खींचने वाले को ऐसे जाने देती है जैसे उसे गुंडई की छूट थी। पुलिस के सामने टहलता हुआ ये शख्स घूमता है तो कमर में असलहा यानी पिस्तौल लगी नजर आती है। और फिर फतेहपुर में यही उपद्रवी जिसने नामांकन से रोकने की कोशिश की, एक नेताजी के साथ वापस आता है। नेताजी कमर में खोसे कट्टा, रिवॉल्वर जो भी है उसे ढक देते हैं, पुलिस को इशारा करते हैं और पुलिसकर्मी लौट जाता है। लखीमपुर के पलिया ब्लॉक में कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रस्तावक को तो पुलिस की ठीक नाक के नीचे से आरोप है कि बीजेपी के समर्थक खींच कर ले जाने लगते हैं। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है, ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पुलिस इसके बाद लाठी फटकारती है, दौड़ाती है, लेकिन किसी को पकड़ती नहीं। उपद्रव करने वाले भाग जाते हैं। संभव है कि आप सोचें कि ये कौन सा चुनाव है, तो आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए। ये प्रस्तावक देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी। गांवों तक विकास की योजनाएं पहुंचाने के मकसद से देश में 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था लागू है, जिसमें गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। ये अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां ब्लॉक
यानी विकास खंड कुछ ग्राम पंचायतों को जोड़कर बनता है। पहले ग्राम पंचायत के चुनाव में जनता ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसे बीडीसी भी कहा जाता है, उसे चुनती है। चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्य फिर ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। उसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लखीमपुर के एक दूसरे विकास खंड में देखिए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक महिला के कपड़े तक विरोधी खींचने लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जैसे ही विरोधी दल का उम्मीदवार नामांकन करने को आगे बढ़ता है, नॉमिनेशन करने से रोकने की कोशिश होती है और पुलिस अधिकारी कहते हैं, हमारे जनपद में कुल 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉकों में हमने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था करके निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और लोकतंत्र को पारदर्शी रखने के लिए पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। कहीं से कोई भी विघ्न बाधा नहीं है। सभी लोग अपना जो है निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब पुलिस के दावों का सच देख लीजिए। निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगता है। जबरदस्ती करी तो गोली मार दूंगा सब पे। पंचायत हो रही है। हाँ छोड़ो। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों के बीच पत्थर चलने लगे तो हालत ये हो गई कि ऐसे महिला प्रत्याशी को समर्थक सुरक्षा घेरे में ले जाकर नामांकन भराने जाते दिखे। बस्ती में लाठीचार्ज करना पड़ता है, एटा में पत्थर चलते हैं। चुनाव जीतने के नाम पर कानून का माखौल उड़ाने वाले उपद्रवी इतने बेखौफ हो जाते हैं कि एटा के मरहरा ब्लॉक पर नामांकन के दौरान पथराव करते हैं। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन नहीं करने दिया। दोनों पक्ष भिड़ गए। पुलिस के सामने पत्थरबाजी होती है। आज तक संवाददाता जख्मी हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये छूट किसने दी है और कैसे दी गई है। और गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला करने का आरोप समाजवादी समर्थकों पर लगता है। इसी गाड़ी में बैठी हुई थी और ईटा गाड़ी में फेंक रहे थे, पैर पे सीधे ईटा लगा है। समर्थकों को अगवा करने, पर्चा फाड़ने, गोली चलाकर रोकने, बम चलाकर दौड़ाने, प्रतिद्वंदी को नामांकन करने से रोकने की इन्हीं तस्वीरों के बीच उत्तर प्रदेश में होता ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये सवाल पूछने को मजबूर करता है कि निर्वाचन आयोग कहां है? पुलिस के हाथों दिखाया जाने वाला कानून का इकबाल कहां है? निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कहां है? और कहां है लोकतंत्र पर जनता को भरोसा देने वाले? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर जिस पर हमेशा राजनीति होती आई, लेकिन अब राम के नाम की नई राजनीति उत्तर प्रदेश में सड़क पर फैल रही। अयोध्या में 90 के दशक में जिन कार सेवकों की मृत्यु हुई, उनके नाम पर अब सड़क बनाने का ऐलान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। क्या यह विशुद्ध राजनीतिक फैसला इसीलिए क्योंकि अब 7 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा राजनीतिक वोट के आधार वाला श्रेय बीजेपी अपने खाते में मानकर चल रही है। लेकिन अब भले उत्तर प्रदेश में सड़क पर गड्ढे हों, लेकिन हेलीकॉप्टर से जब प्रदेश का सड़क वाला महकमा संभालने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उतरते हैं तो अयोध्या की रुदौली में एक खास व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण करके फूल माला चढ़ाते हैं। ये मूर्ति अयोध्या में 90 के दशक में कार सेवा के लिए पहुंचे राम अचल गुप्त की। वो कार सेवक जो अयोध्या में 1990 में चले राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद जीवित घर नहीं लौटे। अब राम अचल गुप्त जैसे कार सेवकों की याद में सड़क बनाने और सड़क का नाम रखने का ऐलान डिप्टी सीएम ने किया है। जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं, उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। यह आज हम लोगों ने तय किया है। सड़क किसके नाम पर रखी जाएगी, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन और सरकार के हिस्से होता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के वक्त ही कार सेवक क्यों याद आए? क्योंकि सच्चाई तो यह भी है कि रुदौली के कार सेवक
रामचल गुप्त की मूर्ति 2018 से बनकर तैयार थी, जिसका अनावरण अब 2021 में आकर चुनाव के कुछ महीने पहले किया गया। इसीलिए विपक्ष को मौका मिलता है। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति का खेल शुरू कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत होशियार है, वो काम के नाम पे वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी का खेल तमाम कर देगी। आप पारदर्शी विकास कीजिए, उसके बाद उस विकास का नाम किसी के नाम पर रखिए। ये सरकार का और भाजपा का प्रोवोकेटिव है, वो किसी के नाम पर रखे। लेकिन दुर्भाग्य से आज अयोध्या में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है। सवाल ये भी कि क्या डिप्टी सीएम के पास इस बात का कोई आंकड़ा है कि अयोध्या में कितने कार सेवकों की मृत्यु हुई थी? सड़क की सुविधा जनता को देने का जिम्मा सरकार का होता है, जनता इसीलिए चुनती भी है। लेकिन क्या अपनी जिम्मेदारी को राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल किया जाना सही होगा? अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। नाम सड़क का हो या शहर का, उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी राजनीति के अनुसार इस पर विवाद पैदा किए जाते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता समझी जाएगी या भावनाओं के आधार पर वोट की व्यवस्था होगी? क्योंकि सड़क परिवहन हाईवे मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि देश में सड़क हादसों में सबसे अधिक 15% जो मौतें हैं वो उत्तर प्रदेश में होती है। 2019 में यूपी में रोड एक्सीडेंट के कारण 22,655 लोगों ने जान गंवाई। 2019 के ही अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सड़क पर गड्ढों के कारण यूपी में 2,122 हादसे हुए हैं। और जो डिप्टी सीएम अभी कार सेवकों के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यूपी में सड़क पर गड्ढों के कारण 2019 में 900 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। तो क्या अपनी प्राथमिकता समझेंगे मंत्री? सड़क कार सेवकों के नाम पर बनानी है तो उन सड़क के गड्ढों को भी दूर किए जाए जिन पर सरकारी लापरवाही की कीमत अपनी जान गंवाकर आम जनता चुका रही। ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं तो जीवन में बदलाव आता है, लेकिन क्या मंत्रियों के बदल जाने से जनता के मुद्दों में भी कोई परिवर्तन आ सकता है? कल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें से ज्यादातर ने आज अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाल लिया। मंत्री बदल गए, मुद्दे वही हैं, तेल की महंगाई, गैस के बढ़ते दाम, बेरोजगारी। क्या इन मुद्दों को बदला अब जा सकेगा? खासकर तब जबकि साल भर के भीतर देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 6 राज्य में अकेले बीजेपी की सरकार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और निर्देश के आधार पर अब अपनी अपनी योग्यता जनता के प्रति पूरी श्रद्धा और पूर्ण अंतःकरण से निभाने वाले मंत्रियों ने बुधवार को शपथ लेने के बाद गुरुवार को कार्यभार संभालना शुरू किया। जनता के मुद्दों को संभालने के लिए ही मंत्री बदले गए, ये तो समझ आता है, लेकिन सवाल ये कि क्या मंत्रियों के बदल जाने से मुद्दे भी बदल जाते हैं? हालत ये कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 109 रुपए 90 पैसे यानी 110 रुपए के करीब चल रही है, तो आगर मालवा की जनता अपनी महंगाई से जलती जेब को राहत देने के लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान में पेट्रोल डलाने जाने को मजबूर है। क्या भाव हो गया पेट्रोल? 110 हो गया और 100 डीजल हो गया सर, 100 रुपये किलो। बहुत दिक्कतें हो रही है, इससे आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देश के 16 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। 3 राज्यों के भीतर डीजल के दाम भी 100 रुपए का नोट छेद कर चल रहे हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु जैसे महानगरों में तेल की महंगाई शतक लगाकर ही जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। तब तेल के दाम उस दिन भी बढ़ते हैं जब अब तक विकास के नाम पर तेल की महंगाई को जस्टिफाई करने वाली शिक्षा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय संभालने चले जाते हैं और नए नवेले पेट्रोलियम मंत्री का जिम्मा हरदीप पुरी संभालते हैं। तो क्या मंत्री जी के बदलने से तेल की महंगाई का मुद्दा भी बदल जाएगा?
पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम. I would have been surprised if you didn't ask about this question. फिलहाल तो जनता ही मंत्री जी तेल की महंगाई पर रोज किश्त किश्त में बढ़ते आ रहे दामों के बाद 100 रुपए के पार चल रहे पेट्रोल से सरप्राइज हो रही है, क्योंकि मंत्री जरूर बदल गए हो, लेकिन एक साल के भीतर पेट्रोल के 20 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ने, डीजल की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाने के बाद अब सरप्राइज नहीं, शॉक आम आदमी को लगता है. आपसे उम्मीद तो जनता को तुरंत महंगाई से राहत दिलाने की ही होगी, जो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तेल पर काटे जा रहे टैक्स में कटौती ना. तो क्या वो करा पाएंगे, या फिर मंत्री बदलने के बाद भी अभी की तरह जनता को ऊंट के पीछे गाड़ी बांधकर प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा? In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji, and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. उम्मीदें तो बेरोजगारों की भी देश भर में पूरी कौन करेगा, ये सवाल है. बेरोजगार तो देश के हर हिस्से में नौकरी पाने के लिए ही भटक रहे हैं. अब केंद्र में रोजगार का महकमा संभालने वाले श्रम विभाग के मंत्री संतोष गंगवार की जगह राजनीतिक रूप से बेहद अनुभवी भूपेंद्र यादव आए हैं, जिनके सामने चुनौती है कि बढ़ती बेरोजगारी के फैलते सुरसा वाले मुंह को बंद कैसे किया जाएगा. क्योंकि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल मई महीने में ही देश में 2 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, और मई 2021 तक भारत में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत कोशिश के साथ किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पा नहीं रहे. श्रम के साथ पर्यावरण मंत्रालय का भी काम संभालने वाले नए मंत्री भूपेंद्र यादव PM के भरोसे पर खरा उतरने की बात करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है, और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा. कहा जाता है कि कोई भी पीठ पर वार सह सकता है, पेट पर नहीं. महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को दूर करने का जिम्मा सिर्फ 1-2 मंत्री पर नहीं है, बल्कि हर उस मंत्रालय पर है जिसे रोजगार के नए मौके पैदा करने होंगे. आज तक ब्यूरो. अब उन मंत्री की चर्चा करते हैं जिन्होंने शपथ तो मई महीने में ली, लेकिन जुलाई आने तक उनके भीतर मंत्री होने का गुरूर रुआब बहुत तेजी से चढ़ गया. ऐसे मंत्री जो दौरा करते हैं तो पानी में पांव नहीं रखते, जूते मैले हो जाएंगे, जो मछुआरों के कंधों पर चढ़कर किनारे तक आने को अपना गौरव, अपना अधिकार मानते हैं. एक लोग गोद में उठाएं, 5 लोग पीछे से हाथ लगाएं. गणपति विसर्जन जैसी लगती ये तस्वीर सत्ता के रुआब पर खुद को VVIP समझने वाले मंत्री जी की है, जिन्हें राजकुमार देखते तो कहते कि जमीन पर पैर मत रखो, मंत्री जी आपके सफेद जूते मैले हो जाएंगे. और इसीलिए ये तस्वीर देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से सामने आई तो देखनी जरूरी है, जहां मछुआरा कल्याण मंत्री अनीता राधाकृष्णन समुद्री कटाव के लिए पलावेर काडू के लिए निकलते हैं. पहले कार से चले, फिर बोट पर बैठकर आगे बढ़े, लेकिन जब एक किनारे तक पहुंचे तो बोट पूरी तरह साइड में नहीं आ पाई. आगे पानी था, मंत्री जी के पैर में सफेद चमकता जूता. मंत्री को लगा कि नीचे उतरे तो पैर भीगेंगे, जूता भी भीग जाएगा. फिर 5 मछुआरे आगे आते हैं. एक की गोद में मंत्री अनीता राधाकृष्णन को लिया जाता है, बाकी पीछे से संभालते हैं. मंत्री जी जनता की गोद में किनारे तक आते हैं और जानते हैं, जब आज तक ने मंत्री अनीता राधाकृष्णन से सवाल पूछा तो जवाब मिला कि मछुआरों का कल्याण करने वाला मंत्री अगर मछुआरों के कंधे पर नहीं चढ़ेगा तो फिर कौन चढ़ेगा. इसमें गलत क्या है जब लोग प्यार से खुद कंधे पर बैठाना चाहते हैं. नई सत्ता मिलती है तो यही होता है, जनता के कंधे पर चढ़कर उसे आम आदमी का प्यार बता दिया जाता है. आज तमिलनाडु के मछुआरा कल्याण मंत्री चढ़े, जब किसी तरह बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तस्वीरें सामने आई थी. सवाल तब भी उठे थे. आज तक ब्यूरो.
कोरोना से परेशान जापान ने आज ओलंपिक खत्म होने तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए ओलंपिक खेलों में दर्शकों की भी एंट्री बैन कर दी गई है। दुनिया में जहां कोरोना के खिलाफ सरकारें अभूतपूर्व कदम उठा रही हैं, भारत में भी कोरोना की काट के लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन सरकार जहां तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में लगी है, वहीं पर्यटन स्थलों पर जमकर लापरवाही बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले इस बात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह भीड़ परेशान करती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना पर जिस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों को नहीं घूमना चाहिए। मास्क नहीं पहन रहे हैं, उसे देखकर चिंता होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना पर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कही हैं। उन्होंने कहा है कि भीड़ देखकर हमें डरना चाहिए। लोगों की भीड़ देखकर चिंता हो रही है। जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, तब उत्तराखंड में मौत को बुलावा दिया जा रहा है। जब सरकार बार बार कोरोना के खिलाफ लोगों को चेतावनी दे रही है, तब लापरवाही से घूमने की ये भूल देश को भारी पड़ने वाली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है और स्पेशली फॉर यहाँ का वेदर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वहाँ गर्मी के हमारे हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस बहुत बुरा हाल था। एसी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। यहाँ पर तो मौसम इतना अच्छा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। रिलीफ इतना मिल रहा है कि कहीं खुली हवा में जैसे पंछी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ रहे हैं। 7 मार्च 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा बयान दिया। बोले, भारत में कोरोना खात्मे की ओर है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड। ये वो वक्त था जब भारत में कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ रही थी, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर ने सिर उठाया और देश को कभी न भूलने वाली तकलीफ दी। कोरोना को हल्के में लेने का नतीजा हर्षवर्धन ने भी भुगता। स्वास्थ्य मंत्रालय से उनकी विदाई हो गई। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कोरोना के खतरे को कम आंकने की जो गलती हर्षवर्धन ने की, वही गलती आम जनता दोहरा रही है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मसूरी, देश के हर हिल स्टेशन में कोरोना को ताकत देने का काम हो रहा है, जिसका सबसे चौंकाने वाला सबूत ये वीडियो है। उत्तराखंड के मसूरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कैंपटी फॉल्स है, जहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट नहा रहे हैं। यहाँ न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न ही किसी ने मास्क लगाया है। कोरोना से जुड़ा हर नियम मस्ती के नाम पर तोड़ा जा रहा है। पहली बार में वीडियो देखकर लगता है कि ये कोरोना काल से पहले का वीडियो हो, लेकिन लोगों की ये लापरवाही तीसरी लहर को समय से पहले आने का न्योता दे रही है। ये लापरवाही तब बढ़ती जा रही है जब 2 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटे में कोरोना से सक्रिय केस बढ़े हैं। ठीक होने वालों की संख्या के मुकाबले नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। यानी खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी रफ्तार लोगों की लापरवाही से बढ़ सकती है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में कोरोना की पाबंदियों से ऊबे लोगों की भीड़ लापरवाही की सारी हदें पार कर रही है। सड़क पर बाइक चलाने वाले हों या फिर बाजारों में घूमने वाले पर्यटक, मास्क से मानो सभी ने तौबा कर ली है। तीसरी लहर में भले ही बच्चों पर ज्यादा खतरे के दावे हों, लेकिन ये परिवार बिना मास्क लगाए मसूरी में घूम रहा है। यहाँ सबको कोरोना से ज्यादा सेल्फी लेने की चिंता है। मसूरी में आने वाले इन पर्यटकों की लापरवाही देश को खतरे में डाल रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मानसून रूठा हुआ है। इस वजह से इन राज्यों में गर्मी पड़ रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं। इस वजह से मसूरी की सड़कों पर गाड़ियों का रेला देखा जा सकता है। लेकिन मसूरी के बाजारों में घूमते पर्यटक
गर्मी से राहत पाते ही मानो मास्क लगाना भूल जाते हैं। अमृतसर से मसूरी आए ऐसे ही परिवार से जब हमने मास्क न लगाने का कारण पूछा तो ये जवाब मिला। मसूरी घूमन आए जी, जिंदगी के नज़ारे लैन आए हैं। इत्थे जो आनंद है वो किते प्राप्त नहीं होया जी अज तक। बड़ियां जगह ते गए हैं पर जो इत्थे नज़ारा वो इत्थे ही नज़ारा। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत वधिया एंजॉय फैमिली दे नाल है। देखो मेरा कल बर्थडे सी, बर्थडे सैलीब्रेट किया है, पूरा नज़ारा लिया इत्थे जिंदगी का। लेकिन जैसे कोरोना चल रहा है परिवार में डर भी लग रहा है। डर किस चीज का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज का डर नहीं है। बात डरने की नहीं है, बात महामारी को समझने की है, क्योंकि इजराइल में एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद मास्क हटाने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन जून के आखिर में वहाँ इतने ज्यादा केस बढ़ गए कि घर में ही मास्क लगाने का आदेश देना पड़ा। लेकिन भारत में कई लोगों ने वैक्सीन लगाने का मतलब मास्क से आजादी समझ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ के, ठंडा ठंडा। हम बहुत गर्मी से आए हैं, अमृतसर में बहुत गर्मी है। कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत, हमने फुल एंजॉय किया। हमको 3-4 दिन हो गए आज आए हुए यहाँ पर। दिक्कत घूमने में नहीं है, समस्या कोरोना महामारी को कमजोर मान लेने में है, क्योंकि होली के आसपास जब कोरोना की पहली लहर कमजोर हो रही थी तो लोगों ने जमकर नियमों का उल्लंघन किया था। इसका नतीजा अप्रैल महीने में देखने को मिला। इसी तरह माना जा रहा है कि अभी की जा रही लापरवाही का नतीजा भी अगस्त महीने में देश को भुगतना पड़ेगा। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त में तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से पब्लिश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त के मध्य तक कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। साथ ही तीसरी लहर का पीक सितंबर में आएगा। चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। लेकिन लोग इस खतरे को सामने देखते हुए भी अनजान बन गए हैं। जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, अब प्लस ये है कि काफी लोग जो मैक्सिमम पीपल आजकल जो घूम रहे हैं टूरिस्ट, तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं रही है, तो उसके वजह से उसके मन से भी थोड़ा डर है। पर क्या करें, अब रोजी रोटी भी कमानी है, काम भी करना है, तो उसके लिए थोड़ा। हमने देखा कई जो टूरिस्ट हैं बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, तो आपके पास जो कस्टमर आता है आप उनको बोलते हैं? जी हाँ, जैसे हमारे पास जैसे दुकान के अंदर आने चाहते हैं जो विदाउट मास्क होते हैं, तो हमको बोलते हैं कि सर पहले मास्क पहनिए तभी आइए, क्योंकि जैसे मॉल रोड में दिख रहे हैं काफी, मतलब लगा लीजिए लगभग 80% जो टूरिस्ट घूम रहा है वो विदाउट मास्क ही घूम रहा है। कोई डर नहीं उन्हें? उनको डर नहीं है सर, पता नहीं उनको बोला जाए तो कहते कि कुछ नहीं होता जी। इसी सोच को देखते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी पर्यटकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए थे और लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो सरकार फिर से पाबंदी लगा सकती है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। लेकिन सरकार की इस अपील का लोगों पर असर होता नहीं दिख रहा। लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसने कोरोना के खतरे की घंटी बजा दी है। जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना की काट के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सरकार कोरोना को लेकर तैयारी कर सकती है, लेकिन कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जीतने के लिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सुनील सिलवाल, मसूरी, आज तक। सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं रुकी तो सारे इंतजाम कम पड़ सकते हैं। दूसरी लहर में हमने लोगों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए तरसते हुए देखा। वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, मगर फिर भी लोग सब कुछ जानते हुए कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। दोनों का माता धर्मशाला का ये वीडियो आजकल वायरल है, जिसमें एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से मास्क के बारे में पूछता है। बच्चे के सवाल से कुछ लोग चौंकते हैं तो कुछ लोग बच्चे का सवाल सुनकर हंसते हुए आगे निकल जाते हैं।
लेकिन ये धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन की वो हकीकत है जिसने वहाँ रहने वाले लोगों को डरा दिया है। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि तकरीबन हर पर्यटक बिना मास्क के दिखा और कुछ ने तो इस बच्चे को झड़कने की कोशिश भी की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल का धर्मशाला आजकल पर्यटकों की लापरवाही की वजह से सुर्खियों में। सड़क हो या बाजार, यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक कोरोना का खतरा बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। हर समय धर्मशाला में दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कोरोना को न्योता दे रहे हैं। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं बाहर। मन में डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे कैसे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे। धर्मशाला की तरह कुल्लू मनाली का भी यही हाल है, जहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर आने वाले अधिकतर पर्यटक मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। हिमाचल में हाल ही में कोरोना के नियमों में ढील दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरह दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है, लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और खूब क्राउड है। हम यहाँ पे 4-5 दिनों से स्टे कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्राउड है, मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं भी लगा रहे हैं, बट हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। मनाली का वेदर बहुत अच्छा है, इस टाइम पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का कारोबार ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में पर्यटकों के लौटने से यहाँ काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को भविष्य का डर भी सता रहा है। अभी 26 तारीख को हिमाचल में लॉकडाउन खुला है। उस 26 से लेकर आज तक की 8-10 दिनों में जिस तरह से फ्लो आया है टूरिस्ट का, वो सब देखते हुए यही लगता है कि जो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर बोले तीसरी लहर के बारे में, वो आने वाले समय में उस लहर के लिए सहायक सिद्ध होगी। उत्तर भारत में चल रही लू के बीच लोगों का सैलाब भीषण गर्मी से बचने के लिए शिमला, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। मनाली में अचानक आए पर्यटकों के हुजूम ने पुलिस के काम को भी बढ़ा दिया है, जो सार्वजनिक जगहों पर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कृपया ध्यान दें, मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि वे अगर मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने होटलों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकलें। मनाली में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों से जो एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल है तो फॉलो करवाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और जो भी लोग बिना मास्क के मनाली या उसके आसपास के क्षेत्र में उनके पाए जा रहे हैं, उनके पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करके उनसे फाइन वसूल किया जा रहा है। लेकिन मनाली घूमने आए लोगों को फाइन की चिंता नहीं है और न ही पुलिस का डर है। अब ये रोपवे और स्की सेंटर देखिए, जहाँ लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा घातक साबित हो सकती है, इसीलिए कोरोना के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। नड्डा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को देखने के लिए लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी कल्याण सिंह को देखने गए। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहे। पीजीआई के अनुसार कल्याण सिंह की तबीयत में आज सुधार है। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भी कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर चिंतित हैं और ये जानकारी दी कि वो उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए। वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।